गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों। थैंक्स फॉर कमिंग बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप सभी ने मेरे लिए इतना प्यार और स्नेह दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सॉरी फॉर लेट। इन दिनों मैं क्या थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मुझे क्या कंटेंट तैयार करने में और बाद बाकी के सारे जो भी आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करने में आप सभी की समस्या है। करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट इवेंट से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से न्यूज़ कलेक्ट करना, इन सभी से मेरे को अभी क्या थोड़े मेरा भी टीम को भी प्रॉब्लम आती है इन सभी से करंट अफेयर उठाने में। करंट इवेंट्स जो भी कि आजकल प्रचलित हैं, तो मुझे अभी क्या थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली आप सभी के लिए। तो इसलिए आज की क्लास जो कि काफ़ी दिनों के बाद में यूट्यूब पर आ रही है, तो इसके लिए मुझे बड़ा ही खेद है। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठ जाइए। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज के हमारे जो जो टॉपिक होंगे उन सब के मैं पहले आपको उसके ऊपर डिटेल समरी के रूप में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आफ्टर दैट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो हम आज इन 8 क्वेश्चनों के ऊपर हमारे फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। इस हमारी क्लास की शुरुआत आज मोटिवेशनल क्वेट के साथ में होगी। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कहने का मतलब, एक बंदा है जो दिन रात में पढ़ाई करता है, मतलब वो एक्सीलेंट नहीं, सुपर एक्सीलेंट है अपनी स्टडी में, ऑल ओवर एग्ज़ाम में, स्पोर्ट्स में, गेमिंग में, सब चीज़ में वो वेल क्वालिफाई है। मतलब जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं ना, ज़िंदगी उसी के साथ में परीक्षा भी लेती है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक बंदा जो मान लो दिन रात पढ़ाई करता है, अब जैसे कि रीट का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने इतना करप्शन की वजह से उसको वापस कैंसिल कर दिया गया है। तो एक बंदा जिसके 110 नंबर वो गेन कर रहा था, अब वो क्या है, उसका तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। तो उसको उसके लिए तो बेनिफिशियल रहा ना एग्ज़ाम। डिस्को एग्ज़ाम को जब गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, अब न्यू टाइप से, अब गवर्नमेंट ने बोला है उसको न्यू टाइप से हेल्ड करवाने के लिए। तो अब वो जो एक बच्चा था जिसने दिन रात 3-4 महीने, साल 2 साल 3 साल मेहनत करके उसने 130+ नंबर गेन किए थे, तो उसके तो मेहनत पर पानी फिर गया ना। कोई हताश होके भी बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके भी निखर जाता है। तो ये बात है। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में किस राज्य ने सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की है? बेरोजगारी दर, लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2020। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे कम बेरोजगारी किसने की है। इसमें ओडिशा भी रॉन्ग आंसर है, सॉरी फॉर दैट। ओडिशा रॉन्ग आंसर है, आंध्र प्रदेश भी रॉन्ग आंसर है, कर्नाटक भी रॉन्ग आंसर है, मध्य प्रदेश भी रॉन्ग आंसर है। इसमें ई, जो कि तेलंगाना मैंने पहले से राइट डाउन किया गया है। आप सभी लोग अपनी हैंडबुक या फिर नोटबुक और कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए। क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है।
कंटेंट के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सुपर डुपर कंटेंट आपको हर रोज़ के एग्ज़ाम के लिए, जो भी यूपी स्टेट लेवल, इंडिया लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी आपकी जो भी यूपी पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होंगे सबके लिए एक नंबर कंटेंट है ये। 360 राउंड अपनी क्लास होने वाली है। आप सभी लोग पेन कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए बस। आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कीप योर पेन एंड कॉपी इन योर हैंड्स। आई रिक्वेस्ट यू अगेन। मैं सबको एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर हम अपने आगे क्लास की तरफ बढ़ेंगे वापस। मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंटली रेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। बेरोज़गारी दर जो कि जनवरी 2020 की रिलीज़ हुई है बाई गवर्नमेंट, सबसे कम इसमें जो कि रेट रही है तेलंगाना गवर्नमेंट की रही है, और सबसे ज़्यादा हरियाणा गवर्नमेंट की 234%, और भारत में 65, टोटल इंडिया में 6.57% जो कि बेरोज़गारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी 6.57 थी। रिपोर्ट के अनुसार किसने रिपोर्ट रिलीज की है? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से ये जो रिपोर्ट रिलीज करता है, यह है मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। एक एक पॉइंट नोट करने के है, कंटेंट में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी आपको। हर हर एक पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे कम तेलंगाना, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पर मेघालय, फोर्थ पे ओडिशा, फिफ्थ पे कर्नाटका। ये सब प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। उच्चतम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? अब हाईएस्ट बेरोजगारी जो भी जिस भी स्टेट की है, उस स्टेट के बारे में हम थोड़े फुली डिटेली चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पे हरियाणा, आफ्टर दैट राजस्थान के बाद में त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। हाईएस्ट फिफ्थ में ऑर्डर में जो कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन कौन से राज्यों में है, तो उसके लिए हरियाणा HRTJD, ट्रिक से याद कर लेना HRTJD। H फोर हरियाणा, R4 राजस्थान, T4 त्रिपुरा, J4 जम्मू कश्मीर एंड D4 दिल्ली। जनवरी 2022 में ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 5.84% रह गई है, जबकि दिसंबर 2021 में यह फीसदी 7.28 रह गई थी। शहरी बेरोजगारी 8.16 दर्ज की गई है, दिसंबर 2021 में 9.30% ही थी। अब मैं आपको आपकी जो 360 वाली राउंड वाली क्लास है, उसमें हर जो भी प्रॉपरली एक ना एक स्टेट के बारे में आपको फुल डिटेली चर्चा करूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने पेन और कॉपी साथ में हमेशा साथ में लेके बैठिए। मैं फुल्ली डिटेली चर्चा मैं आपके साथ में प्रोवाइड करूँगा। साथ साथ में नोट डाउन ज़रूर करना। मैं आपके देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ में हर क्वेश्चन का नोट डाउन करता है, और जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके जो भी नोट्स होंगे वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ पर सेंड करेंगे, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस पर सेंड करेंगे। मैं आपको प्रॉपरली तेलंगाना के बारे में बता देता हूँ। तेलंगाना के बारे में मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे पर स्थित है।
हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसमें कितने ज़िले पड़ते हैं टोटल? तेलंगाना में 33 ज़िले पड़ते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। वर्तमान में 28 राज्य है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? दो, जो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है भारत का, जो उसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? केंद्र के चंद्रशेखर राव, जो कि फर्स्ट सीएम है तेलंगाना के। गवर्नर इसके तमिलसाई साउंडराजन जिन्हें पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा हुआ है। इसमें इसकी संसद की सीटें कोई बात कर लेते हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है। द्विसदनीय है। तेलंगाना के बारे में और मैं आपसे डिटेल में बातें कर लेता हूँ। तेलंगाना की भाषा, जो कि ऑफिशियली भाषा है, जो कि तेलुगु और उर्दू है। अब मैं यहाँ के राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर लेता हूँ। पशु स्पॉटेड डियर, जो हिरन होता है ना, उसके ऊपर उसकी फुली बॉडी और उस पर स्पॉट रूप में जो पाए जाते हैं ना, उनको इसलिए इस स्पॉटेड डियर बोला जाता है। पक्षी इंडियन रोलर। मछली स्नेक हेड मुर्रल। इसका फेवरेट फ्रूट, जो कि राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम, पेड़ जम्मी चेटू। अब यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी फर्स्ट। सेकंड मृगवानी नेशनल पार्क। थर्ड भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर हरिना वंशावली नेशनल पार्क। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के हो जाएंगे। करनाल वाइल्ड लाइफ, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि तेलंगाना में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो एक करनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अमराबाद इसमें टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा, जो कि है भाषा तेलुगु और उर्दू है यहाँ की लैंग्वेज। पशु स्पॉटेड डियर, पक्षी इंडियन रोलर, मछली स्नेक हेड मुर्रल, फल मैंगो, पेड़ जम्मी चेटू। नेशनल पार्क कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, भगवान महावीर हरिना नेशनल बंसवाली वनस्थली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करवाल नेशनल पार्क, परवाल नेशनल पार्क, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक जो कि टाइगर अमराबाद टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। तेलंगाना के लोक नृत्य लंबादी, साथ में राइट डाउन करते जाइए, बहुत ही 360 वाली क्लास होने वाली है। अगर आपको कंटेंट में मज़ा नहीं आया तो तब बता देना। लोक नृत्य इसके लंबादी, पेरिनी जिसको शिवतांडव भी बोला जाता है, गुरसादी, डप्यू, किसिदाबादी, रेला नृत्य। एक बार फिर से रिवाइज, लंबादी, पेरिनी जिसे शिवतांडवम भी बोला जाता है, गुरसादी, डप्यू,
किस आबादी, रेला नृत्य। यहाँ के फेस्टिवल के बारे में बात कर ले तो महोत्सव के बारे में, फूलों का महोत्सव बातुकम्मा। बातुकम्मा कौन सा कहाँ का महोत्सव है? तेलंगाना गवर्नमेंट का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बातुकम्मा क्या है? बातुकम्मा एक फूलों का महोत्सव है जो कि तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। बोनालू नृत्य बोनालू महोत्सव, उगादी महोत्सव और मेदरम जातरा महोत्सव। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ी जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट कौन कौन सी हाल ही में जो कि न्यूज़ में रही है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है? पोचमपल्ली को तेलंगाना के पोचमपल्ली को UNTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं ना, उनके द्वारा मेडिसिन सप्लाई की जाएगी। भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे विश्व के वृक्ष शहर के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 में भी ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया था। 2021 का भी ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड हैदराबाद को माना गया है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब हैदराबाद के संस्थापक के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, जिसने 1591 में हैदराबाद की स्थापना की थी, जो कि मूसी नदी के किनारे है। अब हैदराबाद में स्थित जो भी भवन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक चार मीनार बाग हो गया, मक्का मस्जिद हो गई, फलकनुमा पैलेस हो गया, गोलकुंडा का किला हो गया और सलारजंग संग्रहालय होगा। फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कौन कौन से हैं। चार मीनार बाग हो गया, मक्का मस्जिद हो गया, फलकनुमा पैलेस हो गया, गोलकुंडा का किला हो गया, सलारजंग संग्रहालय हो गया। अगेन आई रिपीट, चार मीनार, मक्का मस्जिद, फलकनुमा पैलेस, गोलकुंडा का किला, सलारजंग प्रयास। अब इस बार आप मेरे साथ में रिपीट करेंगे। चार मीनार, मक्का मस्जिद, फलकनुमा पैलेस, गोलकुंडा का किला, सलारजंग संग्रहालय। हुआ ना एग्ज़ाम क्लास में ही याद? तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाए गए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाए गए सैन्य अभ्यास था। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तेलंगाना का जो 39वां राज्य है, 39वां मंदिर है जो कि विश्व धरोहर की 39वीं जो कि विश्व धरोहर का 39वां मंदिर है। कौन सा है? रामप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को ने हाल ही में विश्व धरोहर सूची में रखा गया। रामप्पा मंदिर कौन से क्रम का है? 39वें।
एंड उसके बाद में 40वां जो है, जो धोलावीरा है, धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का धोलावीरा को यूनेस्को की 40वें नंबर पर इसे स्थान प्राप्त हुआ है, गुजरात के धोलावीरा को। और तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट्स में। किस शहर को रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीनगर। श्रीनगर शहर को यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन अगले सवाल की तरफ। क्लैप। जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब मैं क्लैप के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। अगर एग्जाम में क्लैप की फुल फॉर्म आ जाए तो आप क्या लिखोगे? क्लैप की फुल फॉर्म क्लीन आंध्र प्रदेश। CL से क्लीन, A से आंध्रा, P से प्रदेश। अब मैं आंध्र प्रदेश के बारे में आपसे बातें कर लेता हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसके राज्यपाल हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंद्रन। 2021 के कलिंग पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2021 के कलिंग पुरस्कार से कौन से आई एम अगेन रिपीट, कौन से स्टेट के राज्यपाल को कलिंग पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, जिन्हें 2021 के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके CM हो जाएंगे YS जगनमोहन रेड्डी। इन्हें 2021 का स्कॉच CM ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया है। 2021 का स्कॉच CM ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब मैं यहाँ की सीटों के बारे में बात कर लेता हूँ, संसद के बारे में। यहाँ की विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगेन आई एम रिपीट, विधानसभा में 175, विधान परिषद में 58, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें। क्या ये भी ही बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है यहाँ पे भी। कौन सी क्रिकेट टीम 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? टीम 1001 दिवस मैच, आई मीन ODI मैच खेलने वाली टीम बन गई है। तो 1000 ODI मैच जो कि भारत है, किस देश के खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो कि लास्ट हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा था। इसके कप्तान कौन रहे थे? रोहित शर्मा रहे थे। और कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर खेला गया था। 1000वें मैच, मैन ऑफ द मैच, 1000वां जो मैच था उसके जो मैन ऑफ द मैच थे, जो कि युजवेंद्र चहल रहा था। अब इसके ऊपर बवाल के सवाल देख लेते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? अब ये तो वही बात हुई ना, ये दिल मांगे मोर वाली बात हो गई कि हाँ, एक क्वेश्चन से पेट न थोड़ी ना भरेगा। तो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं हर चीज़ के लिए बोलता हूँ ये दिल मांगे मोर। जैसे को आपने वो मूवी देखी है, वो जो विक्रम बत्रा के ऊपर रहती है, तो वो जो चोटी रहती है ना, जो पाकिस्तान के कब्जे में आ जाती है, तो उसको भी पाकिस्तानी घुसपैठियों से छुड़ाकर
वो बोलता है ये दिल मांगे मोर। इसलिए उसी प्रकार मेरा भी फंडा यही है, ये दिल मांगे मोर, कि जितना आता है उतना आने दो, बस ये दिल मांगे मोर। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1932 को खेला गया था। कब खेला गया था और किसके किसके खिलाफ खेला गया था? 1932 में तो खेला गया था, इंग्लैंड के खिलाफ के खेला गया था, और कप्तान CK नायडू थे, चंद्रशेखर नायडू। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? आई मीन फर्स्ट ODI मैच ऑफ इंडिया 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, जिसके कप्तान थे अजीत बड़ेकर इसके जो कि कप्तान रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? टेस्ट सीरीज में जो कि मेल सीरीज में है, फीमेल, सॉरी आपको शायद शौक नहीं कर रहा होगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। टेस्ट सीरीज में जो कि मेल कैटेगरी में चंद्रशेखर नायडू जो कि कप्तान रहे थे, फीमेल में शांता रंगास्वामी जी, ODI में अजीत वाडेकर और डियाना एडू जी, T20 में वीरेंद्र सहवाग, और इधर फीमेल कैटेगरी में मिताली राज। किस कप्तानी में भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था? कपिल देव जी की उपस्थिति में 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जो कि वेस्ट इंडिया को हराकर जीता था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के अब बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। भारत ने किस देश को हराकर अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने 2022 का अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यशदुल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले 5वें कप्तान हैं। फर्स्ट मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ, और ये जो 5वें हैं यशदुल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले। अगर आपको जरा सा भी अगर कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने चैनल का नाम जन्नत एजुकेशन नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसे आप प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, जो कि आने वाली हर एग्ज़ाम की जो भी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स होते हैं जिनका अपडेट आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं अंडर-19 गेम्स के बारे में आपको फुली डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन या फिर होस्ट किसने किया था? अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। सॉरी मार्कर नहीं आ रहा, मैं मार्कर देख लेता हूँ। आयोजन होस्ट हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। कितने प्रतिभागी थे? 16 टीमें थी। विजेता कौन था? भारत, जो कि 5वीं बार था। कप्तान इसके थे यशदुल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी प्रीवियस स्लाइड में बताया हुआ था। इसके उप विजेता इंग्लैंड थे। इंग्लैंड को हराकर इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जो कि जीता है। सबसे ज़्यादा रन 506 रन थे।
506 रन थे जो कि डेबाल्ड ब्रेविस ने, जो कि साउथ अफ्रीका से थे, उन्होंने बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट थे, सबसे ज़्यादा विकेट 17 थे, जिन्हें दुलित वेलाल दुनित वेलाल ने जीता था। मैन ऑफ द मैच सीरीज के रहे थे राज बाबा, जो कि मैन ऑफ अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के मैन ऑफ द मैच सीरीज थे राज बाबा। और प्लेयर ऑफ द मैच थे डेवाल्ड ब्रेविस, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थे। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नए क्वेश्चन के बारे में हम फुल्ली डिटेयली चर्चा करेंगे। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कि अपने कॉपी पेन कृपया साथ में लेके बैठ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 216 फीट ऊंची लंबी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है? क्या वो बेंगलुरु में है, क्या वो मुंबई में है, क्या वो हैदराबाद में है, क्या वो दिल्ली में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सिटिंग स्टैचू है, मतलब बैठी हुई मूर्ति है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि सेकंड नंबर पे है। अब ये जो मूर्ति है वो किसके ऊपर है? जो कि संत रामानुजाचार्य की है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि 216 फीट ऊंची है, जो कि कहाँ पे है जो कि हैदराबाद में है। पहली कौन सी है? भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो कि थाईलैंड के अंदर है। फर्स्ट कौन सी हो गई? भगवान बुद्ध की, जो कि थाईलैंड के अंदर है। सेकंड कौन सी हो गई? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि है, जो संत रामानुजाचार्य जी की है। ये आप संत हमारे रामानुजाचार्य जी हैं। 216 फीट ऊंची मूर्ति, ये मूर्ति 216 फुट ऊंची होगी, जिसे संत रामानुजाचार्य बैठने की मुद्रा में होंगे। मूर्ति पंचलोहा से बनी है, पंच धातुओं से, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का मिश्रण है। मैं संत रामानुजाचार्य जी के बारे में आपको फुली डिटेयली बता देता हूँ। संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर गांव में हुआ था। उनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बड़े होकर उन्होंने अलवार यमुनाचार्य से कांची में दीक्षा ली। संत रामानुजाचार्य ने भारत भर में घूम घूम कर वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। संत रामानुजाचार्य ने कई संस्कृत ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे विष्णु भाष्यम, श्री भाष्यम, वेदांत संग्रह आदि। बवाल सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण 23 जनवरी को पीएम मोदी ने उनकी जयंती पर किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट पर। किस राज्य ने राष्ट्रपति ने पीएन पनिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। देखो मैंने क्लास में लिखवा था, मैंने क्लास ली हुई थी, और उसमें देखो जैसे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छप गया है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपा है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि हैदराबाद में है, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की है। स्टैचू ऑफ पीस जो कि राजस्थान में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसका इनॉग्रेशन बाय पीएम मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू कौन सी है? जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात में है।
कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर ऊंचाई है। और इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार, राम वी सुतार, इसके राम वी सुतार इसके वास्तुकार हैं। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर मर्दापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद शहर किस राज्य में अवस्थित है? होशंगाबाद शहर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नामकरण को मंजूरी दी है। 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला देख लेते हैं हम। होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम के रूप में, शिवपुरी का कोंडेश्वर धाम के रूप में, बाबई का माखन नगर के रूप में। फिर से एक बार रिपीट। होशंगाबाद नगर का नर्मदापुरम के रूप में, शिवपुरी का कोंडेश्वर धाम के रूप में, बाबई का नाम माखन नगर के रूप में। नाटो का प्रमुख नाम बताइए। नाटो के प्रमुख के नाम बताइए जिन्होंने नॉर्वे केंद्रीय बैंक का गवर्नर चुना गया है। जेंस स्टोलनबर्ग। अब मैं नाटो के बारे में आपको थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। सदस्य कितने देश है नाटो के? 30 देश इसके सदस्य देश हैं। इसके 30वां अध्यक्ष कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। राजधानी स्कोई। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग हो रहा है। घटना का आधिकारिक नारा क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, जो कि यूनाइटेड बाई इमोशन है, जो कि टोक्यो ओलंपिक का है। और फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर, जो कि पैरा ओलंपिक का है। पहला शीतकालीन ओलंपिक कब खेला गया था? 1942 को पहला शीतकालीन खेला गया था। 1942 को पहला शीतकालीन खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? जो कि फ्रांस में खेला गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? 113 मेडल जीते थे किसने? अमेरिका ने। भारत की रैंक क्या रही थी? 48वें स्थान पर रही थे। कितने मेडल जीते थे? 14, 25 और 4 भी। कहने का मतलब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। 2032 ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिस्बेन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक झंडे में पीला रंग किस महाद्वीप के रूप में दिखाया गया है? अब ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, नीले कलर का, जो कि यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। जो येलो कलर का दिखता है, पीला कलर का दिखता है, वो एशिया महाद्वीप को निर्दिष्ट करता है। जो ब्लैक कलर का महाद्वीप दिखता है आपको, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को निर्दिष्ट करता है। ग्रीन कलर का महाद्वीप दिखता है आपको, ग्रीन कलर का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को निर्दिष्ट करता है। और रेड कलर का महाद्वीप दिखता है जो आपको, रेड कलर, तो आपको अमेरिका के बारे में बताता है। ये जो कलर्स है, जो अलग अलग महाद्वीप, ये 5 महाद्वीपों के बारे में इंगित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार को यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जो कि अलका मित्तल है। और नाही का अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
प्रदीप कुमार जोशी को, सीबीआई के अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को, और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास को बाइंड अप करता हूँ। तो साथियों, आज की क्लास के बारे में आप मुझे बताइए कि कंटेंट के बारे में आप मुझे थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइए। आप कंटेंट के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कंटेंट आपको एग्ज़ाम की हर दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है जितना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फंसेंगे ही फंसेंगे। ये आपसे मैं कह नहीं रहा, ये मेरा दावा है। मैं इन क्लास से आए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा 1 नंबर वाले, जो कि फंसेंगे ही फंसेंगे। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपको हर एग्ज़ाम में नंबर देख जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को बाइंड अप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।